नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, तो इन्होंने बाकी भी जैसे कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में इनका देहांत हो गया, 1968 में इनका देहांत हो गया। और कुछ रचनाएं इनकी यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर फर्स्ट जो हमारा सेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तिका से पूरी जानकारी, क्योंकि आप लोगों के पास आपकी पाठ्य पुस्तिका ही होती है जिसमें से आप अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, तो ताकि आप अच्छे से उसी से अपनी नोटबुक में नोट कर पाए, समझ पाए कि जो हम कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमने कहा कि उनकी कुछ जो रचनाएं हैं वो भी दी गई हैं, तो आप इसमें उनका जीवन परिचय जरूर लिखेंगे। पहले कवि का नाम लिखेंगे, उनका जन्म लिखेंगे और वो उन्होंने कैसे 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बने और उसके बाद उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, कब उनका देहांत हुआ, ये छोटे छोटे आप पॉइंट्स वहां पर लिख सकते हैं। और मेन चीजें जो आप लिखेंगे उनकी कृतियां या उनकी रचनाएं। तो उनकी कृतियां हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा, और उनकी प्रमुख जो है कृतियां हैं। और कुछ जो है उन्हें अलग अलग तरह के सम्मानों से भी नवाजा गया, जिसमें पद्म भूषण उन्हें प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। और इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे चैप्टर का नाम ही है कैदी और कोकिल, तो इनकी जितनी रचनाएं हैं, ज्यादातर जो इनकी रचनाएं हैं वो राष्ट्र भावना से युक्त है, यानी कि देश के प्रति उसमें बातें हैं, देश के लिए उसमें बातें हैं। और इन्होंने इनमें से बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो एक तरह से जो स्वतंत्रता की क्रांति जगाने के साथ साथ, राष्ट्र चेतना जगाने के साथ साथ जो है अपना त्याग और बलिदान की भावना भी लोगों के अंदर जगाती है। तो जैसे आप देखेंगे, चैप्टर का नाम जो मैंने आपको बताया कैदी और कोकिल, तो ये चैप्टर जो है बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि उस टाइम पे हमारा जो देश था, देखिए उनका जन्म कब हुआ, 1889 में हुआ। तब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और बहुत अलग अलग तरह से हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी क्रांतियां, बहुत सारी विद्रोह, विरोध, हड़तालें, ये सब चीजें चलती रहती थी। और इस तरह से जब वो युवा हुए तो उनमें ये मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बन गए थे और उसके बाद उनमें ये सारी देशभक्ति की जो भावना है वो जन्म ली। और कई बार उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा भी लिया, कई बार वो जेल भी गए और स्वाधीनता आंदोलनों में हिस्सा लिया। और एक तरह से वो एक कवि कार्यकर्ता थे। और वो क्या करते थे, देखिए सबका अलग अलग तरीका था। जैसे आपने देखा होगा भगत सिंह, मंगल पांडे, इनके अलग तरीके थे ब्रिटिशर्स से लड़ने के। और जैसे गांधी जी थे, उनका अपना अलग तरीका था। वो एक तरह से अहिंसा पर एक तरह से जोर देते थे। और बाकी सब अपने अपने तरीके से जो है अपने देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो कवि कार्यकर्ता थे, यानी कि अपनी कविताओं से, अपने लेखन से, अपनी रचनाओं से वो लोगों में क्रांति जगा रहे थे। वो लोगों में अपने देश के प्रति, अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति चेतना जगा रहे थे और क्या कर रहे थे, राष्ट्र के प्रति त्याग, राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना लोगों के मन में जगा रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि उनकी कविताएं जो है देशभक्ति से एक तरह से युक्त होती है, राष्ट्रीय भावना से युक्त होती हैं। तो ये जो हमारी कविता है ये इसी तरह की कुछ कविता है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो इस टाइम पे ये जो कविता है इसमें कवि जो है जेल में है, और जेल में किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो किस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो है
प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको दंड दे रहे हैं, वो पूरी मार्मिक व्यथा जो है इसमें लिखी गई है। और किस तरह से पूरे जेल का जो हाल है, कैसे वहां पर रखा जाता है कैदियों को, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उस पूरी स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी कविता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम यहाँ पर केवल इसको एक बार रीड करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसको अच्छे से सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए देखते हैं कविता। तो जैसे मैंने क्या कहा कि कवि जो है जेल में है, अपने छोटे से एक कटघरे में है, और वहां क्या है, चारों तरफ अंधेरा है। क्या है, चारों तरफ अंधेरा है। और अंधेरी उस रात में कहीं से जो है कोयल बोल पड़ती है। और अब कोयल जब बोलती है तो कवि के मन में क्या आ जाते हैं, भाव आते हैं। कवि के मन में भाव आते हैं। तो कैसे वो यहाँ पर कोयल से अपने मन की बात को कह रहे हैं, सुनिए। क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल किसे कहा है, कोयल को कहा है कवि के द्वारा। क्या कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जो कोयल वहां पर रात के अंधेरे में गा रही है, तो उसको सुनकर कवि के मन में जो भाव आते हैं, उनको वो एक तरह से कोयल से प्रश्न करते हुए कहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्या गाती हो, कि कोयल तुम आखिर क्या गा रही हो, कहना क्या चाहती हो तुम, क्यों रह रह जाती हो। और एक बार जैसे आपने देखा होगा, कोयल जब कू करती है उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर कू करती है, फिर रुक जाती है, और कई बार काफी टाइम के लिए रुक जाती है, फिर दोबारा शुरू करती है। तो इस तरह से वो लेखक कवि यहाँ पर कह रहे हैं, क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो कोयल, और क्यों रह रह जाती हो, और क्यों गाते गाते बीच में रुक रही हो। रह रह जाती हो यानी कि बीच में रुकना, कि तुम गाते गाते बीच में क्यों रुक जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोयल से कह रहे हैं कि कोयल बोलो तो सही, आखिर तुम क्या गाती हो, और गाती भी हो तो बीच में क्यों रुक जाती हो। क्या लाती हो, आखिर ऐसा क्या तुम लाई हो, किसका संदेशा, किसका है, किसका संदेशा तुम मुझे देना चाहती हो, किसका मैसेज मुझे देना चाहती हो, क्या तुम मुझसे कहना चाहती हो, कोकिल बोलो तो। वो बार बार कह रहे हैं कोयल से कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तुम किसका संदेशा मेरे लिए लाई हो, किसका मैसेज मेरे लिए लाई हो, आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, कोकिल बोलो तो। आगे कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियों से उन्होंने अपनी इस कविता को लिखा है, और लोगों में देश के प्रति राष्ट्र भावना की चेतना, राष्ट्रीयता की चेतना, देशभक्ति की भावना, और किस तरह से ब्रिटिश शासन जो है उन पर अत्याचार कर रहा है, वो सारी मार्मिक व्यथा इस कविता में उन्होंने लिख डाली है। कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जो जेल की दीवारें हैं, कैसी हैं, जेल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, और वहां पर घना अंधेरा है, कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां पर बिजली या लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि इतनी ज्यादा एक तरह से छोटे छोटे कमरे हैं, इतनी ज्यादा सघन दीवारें हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, कोई रोशनी आने का अंदर साधन नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसी ऊंची काली दीवारों क्यों कहा है, क्योंकि रोशनी अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं है, सूरज की धूप भी अंदर नहीं आती है, और बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बिल्कुल सघन अंधेरा है। और कहते हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ये किसका, जेल किसके लिए बनाई जाती है, कौन होते हैं जेल के असली कैदी, जो डाकू होते हैं, यानी कि जो चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, जो लूट मार करते हैं, जो एक तरह से खून खराबा करते हैं, उनको जेल में लेकर जाया जाता है। तो वो कहते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम ऊंची काली दीवारों के घेरे में हैं, और जो चोर डाकू और बटमारों का डेरा है, किसका अड्डा है वो,
कौन रहते हैं वहां पर? डेरा मतलब स्थान जहां पर रखा जाता है, रहते हैं जहां पर चोर डाकू और बटमारों को रखा जाता है, ऐसी जगह पर हम हैं। और कहते हैं जीने को नहीं देते पेट भर खाना। ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार है, देखिए वो बाहर लोगों पर अत्याचार करते ही हैं, लेकिन जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, उनको जब वो जेल में डालते हैं तो उनको उससे भी बुरी बुरी यातनाएं वो देते हैं, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा प्रताड़ना वो उन्हें देते हैं, ताकि वो अपना अपना एक तरह से वर्चस्व दिखा सके कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए वो कहते हैं जीने को नहीं देते पेट भर खाना, इतना खाना भी नहीं देते कि हम प्रॉपर तरीके से जी सके। देखिए किसी भी इंसान के लिए 2 टाइम का खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीने के लिए। लगभग वो 2 टाइम या 1 टाइम तो पेट भर के खाए, तो 1 टाइम का खाना भी हमें अच्छे से पेट भरकर नहीं दिया जाता है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना कि हम जी सके, इसलिए हमें 1 टाइम भी पेट भर के खाना नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प है रह जाना। और मरने भी नहीं देते, यानी कि जैसे होता है ना कि चलो 2-3 टाइम, जो नॉर्मल आम इंसान है वो छोटा मोटा ब्रेकफास्ट लेके फिर दिन का लंच फिर रात का डिनर ये सब मिला के 3 टाइम का वो खाना खाता है, लेकिन जो एक सही हमारा भोजन है वो 2 टाइम का है, कि अगर हम 2 टाइम अच्छे से खा रहे हैं, एक बार सुबह एक बार शाम, तो प्रॉपर एक तरह से डाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जी सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि इस बीच छोटी मोटी छोटी छोटी चीजें हो जाती है, फ्रूट्स हो जाते हैं, तो एक बैलेंस डाइट हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति लगातार जो है व्रत कर रहा है, या उसने अपना नियम बनाया हुआ है कि वो दिन में 1 बार खाना खाएगा, लेकिन वो प्रॉपर डाइट लेता है दिन में 1 बार खाना खाने पर भी, तो वो भी आराम से अच्छे से, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो 1 टाइम खाना खा रहा है, और उसका तो बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा होता है कि जो 1 टाइम खाना खाता है तो वो प्रॉपर अच्छे से अपना जीवन जी सकता है। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि 1 टाइम भी हमें जीने के लिए खाना नहीं दिया जाता, और इतना खाना दे दिया जाता है कि हम मर भी नहीं पाते। इतना हमें खाना दे दिया जाता है कि हम मर भी नहीं पाते, बस हम तड़प कर रह जाते हैं, यानी कि वो भूख से तड़प जो है, भूख की तड़प जो है, और वो बनी रहती है शरीर में। तो इस तरह से ये हमें सताते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा मार्मिक यहाँ पर चित्रण किया है ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार थे, ब्रिटिश शासन के जो उस टाइम पे वो लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते थे, किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार करते थे। तो देखिए आगे कहते हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी कि जो जेल की एक तरह से जो जेल का जो छोटा सा कटघरा होता है, जो जिसमें कमरा होता है छोटा सा, उसके बाहर जो है हमेशा एक व्यक्ति जो है खड़ा रहता है, यानी कि अब हमारे जीवन पर, हमारी सांसों पर जो है लगातार पहरा है। इन सांसों को रुकने भी नहीं दिया जाता है कि हम मर ही जाएं। हम ये सोचेंगे कि हमने अपने देश के खातिर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, हमने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन हम मर भी नहीं पाते हैं, और ना ही हमें जीने लायक जो है रखा जाता है, हमें तड़पाया जाता है, और हमारे इस तड़पते हुए जीवन पे भी दिन रात पहरा है। और क्या कहते हैं, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तम अर्थात अंधेरा। तो कहते हैं ये ब्रिटिश शासन जो है उसको अंधेरा कहा है, काली रात कहा है, तम कहा है। तो उनका जो शासन है, ऐसा लगता है कि ये कोई शासन हो रहा है या बहुत अंधेरी काली रात छाई हुई है, डरावनी रात है, ऐसा लग रहा है। क्या कहते हैं, हिमकर निराश कर चला जाता रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों है आली। तो क्या कहते हैं, देखिए आप एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज्यादा आनंद आपको आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आपको आएगा, और साथ ही आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरह से उस टाइम पे हमारे देश को आजाद कराने के लिए, हमारे देश को ब्रिटिशर्स के चंगुल से
छुड़ाने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, आंदोलनकारियों ने कितना ज्यादा एक तरह से तपस्या की थी, कितने तप किए थे, किस तरह से अपना बलिदान दिया था, किस तरह से वो तड़पे थे, किस तरह से उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही थी। तो क्या कहते हैं, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये ऐसा लगता है कि ये कोई शासन है या तम का प्रभाव, गहरा अंधेरा छाया हुआ है ऐसा लगता है। रोशनी की कहीं कोई किरण नहीं दिखाई देती, बिल्कुल निराशा भर गई है। ये तम का प्रभाव, तम अंधेरे को निराशा का प्रतीक बताया है। देखिए कहते हैं ना कि हर दिन का जो सूरज होता है वो एक नई आशा लेकर आता है। रात को आप कितने भी परेशान थे, कितने भी दुख थे, कितने भी टेंशन आपके अंदर थे, कोई भी चीजें हुई थी, लेकिन जब अगली सुबह आती है वो एक नई आशा की किरण लेकर आती है कि आज कुछ बदलाव आएगा, आज कुछ चेंज होगा, आज का दिन कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से, लेकिन कवि कह रहे हैं कि यहाँ तो तम का प्रभाव गहरा है, निराशा ही निराशा है, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ है। हिमकर निराश कर चला जाता, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर किसे कहा है, चंद्रमा को कहा है। चंद्रमा भी निराश करके चला जाता है, यानी कि उसकी रोशनी भी अंदर आ नहीं पाती, वह भी हमें निराश करके चला जाता है। और रात भी काली, और ये रात भी पूरी काली हो जाती है। थोड़ा बहुत रात में किसका हमें थोड़ा सा आशा रहती है कि अगर थोड़ा चंद्रमा की रोशनी होगी। आपने देखा होगा कि जो पूर्णमासी की रात होती है उसमें पूर्ण रूप से चंद्र आपको दिखाई देता है, और चारों तरफ आपको उस टाइम पे अगर आप कहीं पे भी पैदल जा रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अंधेरा हो रखा है, आपको लगता है कि हल्का हल्का जो है उजाला है। और लेकिन ये जो रात है ये बिल्कुल अमावस्या की रात की तरह काली है, जब चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, तो रात्रि जो है पूर्ण रूप से काली है। और इस समय कालिमा मई, अब देखिए कालिमा मई किसे कहा है, कोयल को कहा है। क्यों कहा है कालिमा मई? अच्छा चलिए मुझे कौन बताएगा कि कोयल को कालिमा मई क्यों कहा है। देखिए यहाँ पर कोयल को कालिमा मई इसलिए कहा है क्योंकि कोयल का रंग कैसा होता है, कैसा होता है कोयल का रंग? जीआईसी श्रीकोट, कैसा होता है बच्चे कोयल का रंग? आपको अनम्यूट किया जा रहा है बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कोयल का रंग काला होता है मैम। वेरी गुड। क्योंकि उसको कालिमा मई इसीलिए कहा है क्योंकि उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। काला। समझ आ रही है आपको कविता? हैंड रेज करके बताएंगे समझ आ रही है सभी को कविता? वेरी गुड। तो देखिए क्या कहा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कालिमा मई क्योंकि वो काली है कि तुम इस टाइम पे क्यों जगी हो, क्यों आई हो इस टाइम पे तुम, जब रात भी काली है और इन अंग्रेजों की करनी भी काली है, इनका शासन भी काला है, सब कुछ यहाँ पर, यानी कि कुछ भी यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि जिससे नई आस जगे, नया एक तरह से दिन की हमें आशा जगे। इनकी करनी भी काली है, ना तो ये हमें चैन से जीने देते हैं और ना ही ये हमें चैन से मरने देते हैं। हमारे इस तड़पते हुए जीवन पर कड़ा पहरा लगा हुआ है। तो हे कालिमा मई, तुम इस टाइम पे क्यों आई हो और क्यों तुम यहाँ पर कूद रही हो। देखो आगे क्या कहते हैं, क्यों हूक पड़ी। अब कहते हैं क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। देखिए कई जब जब हम दुख में होते हैं, कई बार जब हमें हमें अंदर से बहुत दुख हो रहा होता है, तो क्या होता है वो हमारी वॉइस में पता चलता है, हमारी आवाज में पता चलता है। और जो हमारे अपने होते हैं वो पहचान जाते हैं कि आज तुम इतने दुखी क्यों हो, या आज तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है, आज तुम इतने निराश क्यों हो। ठीक है, और जब हमें कई बार जब हम अंदर से खुश होते हैं तो वो खुशी हमारे चेहरे पर दिखाई देती है, और हमारे आसपास के लोग कहते हैं बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज, है ना।
तो बिल्कुल कोयल का भी वही हाल है, क्योंकि वो उस पूरी सिचुएशन को देखकर, उन सारी परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज उसको भी दुख है, और उसकी आवाज में वो जो एक कुहुक होती है, जो हुक होती है कोयल की, वो उतनी ज्यादा सुरीली नहीं लग रही है, उतनी ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो वेदनाओं से भरी हुई है, वो दुख से भरी हुई हुक है। तो कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी, तुम ऐसे क्यों हुक रही हो, यानी कि क्यों ऐसी आवाज निकाल रही हो, वेदना बोझ वाली सी। ऐसा लगता है कि बहुत सारा बोझ है तुम्हारी इस आवाज में, बहुत सारा दुख है तुम्हारी इस आवाज में। तो वो कह रहे हैं कि तुम इतनी वेदनाओं भरी आवाज, तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है, तुम्हारी आवाज को सुनकर तो सबका मन मोहित हो जाता है, कोयल की आवाज सुनकर। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आवाज में ऐसा लग रहा है बहुत सारी वेदनाएं हैं, बहुत सारा दुख है, ऐसा लग रहा है काफी बोझ तुम्हारी आवाज में है। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल, हे कोयल, तुम मुझे बताओ क्या लुटा है, आखिर ऐसा क्या लुट गया तुम्हारा, ऐसा क्या एक तरह से छिन गया तुमसे। तो क्या छिना हुआ है यहाँ पर, हमारी आजादी हमसे छिनी हुई है, हमारी स्वतंत्रता लूट ली गई है, हमारे देश के धन को लूट लिया गया है, हमारे देश की संपदा को लूटा गया है। किस तरह से आपने क्लास 6 में, देखिए क्लास 9th के आप बच्चे हैं, आपने क्लास 6 में कविता पढ़ी होगी, झांसी की रानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सभी बच्चों ने पढ़ी होगी क्लास 6 में। हिंदी की हमारी जो बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 है, उसमें आपने पढ़ी होगी झांसी की रानी कविता, सबने पढ़ी है ना। तो उसमें पूरी जो मार्मिक व्यथा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, किस तरह से उन्होंने फूट डाली, किस तरह से उन्होंने प्रत्येक राज्य को आपस में फूट डालकर और उनमें आपस में झगड़े करवाकर और कई राजाओं को मारकर, कई अलग अलग तरीके से उन्होंने हमारे देश के प्रत्येक राज्य को धीरे 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 अपने अधीन किया। और उसके बाद वो किस तरह से जब पूरा देश लगभग जो है अब उनके अधीन हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश की जितनी भी संपदा थी, आपको पता है हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उन्होंने हमारे देश की जितनी भी संपदाएं थी, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोने चांदी आभूषण क्यों ना हो, हमारा देश बहुत ही संपन्न था, बहुत ही एक तरह से स्वर्ण काफी मात्रा में था, सोने की चिड़िया जैसे मैंने आपको बताया कहा जाता था। तो सब कुछ उन्होंने लूट लिया, सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया। तो इस तरह से अब यहाँ पर वो मर्म, वो दुख, वो एक तरह से व्यथा जो है कवि अपनी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि क्या लुटा, ऐसा क्या लुट गया जो तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी हुक में इतना बोझ है, इतनी वेदना, इतनी करुणा जो तुम्हारी आवाज में है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव यानी कि तुम्हारी आवाज तो बहुत मृदुल है, मृदुल यानी कि बहुत ही सुंदर, मधुर, सुरीली, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है, बहुत सुरीली है, तुम तो सुरीली आवाज की धनी हो, तो तुम ऐसे क्यों गा रही हो, ऐसा क्या हो गया है, कोकिल बोलो तो। वो बार बार कोयल के माध्यम से जो है अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं, क्या हुई बावली, बावली यानी कि पागल, ठीक है, हम कहते हैं ना पागल हो क्या, आपस में बात करते हुए, अरे पागल हो क्या, तो कवि कह रहे हैं क्या हुई बावली, तुम पागल हो गई हो क्या, अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात में चिल्ला रही हो, आधी रात में कोई कोयल के गाने का समय होता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दवानल, दवानल क्या होता है, वन में जो आग लगती है, ठीक है। तो कहते हैं कि किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, कि तो जो तुम आधी रात को, तुम तो इतना मीठा गाने वाली हो, इतना सुरीला गाने वाली हो, इतना सुंदर गान तुम्हारा है, तो फिर तुम क्या पागल हो गई हो जो आधी रात में इस तरह से हुक रही हो,
कि जैसे आपने किसी दवानल की धधकती हुई ज्वालाएं देख ली होंगी, जैसे तुमने किसी वनाग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं देख ली होंगी। जब वन में आग लगती है, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर, जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग जाती है, ठीक है ना। तो जो वन में रहने वाले पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई पशु पक्षी तो जिंदा जल जाते हैं, और कई जो आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है, उनके अंडे जो रखे होते हैं, उनके घोंसले रखे होते हैं, वो सब कुछ जलकर राख हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही दुख का समय होता है वन के पशु पक्षियों के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या तुमने किसी दवानल की ज्वालाएं देख ली, यानी कि तुमने किसी वनाग्नि की, वन में लगने वाली आग की जो धधकती हुई ज्वालाएं हैं, क्या तुमने वो देख ली, जो तुम आधी रात को यहाँ पर आकर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, तुम यहाँ पर आकर इतनी जोर जोर से एक तरह से कूक रही हो, कोकिल बोलो। तो वो कहते हैं कि हे कोयल, तुम बोलो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। आगे कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब देखिए, अब वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्रिटिश शासन की जितने भी अत्याचार हैं, जितनी भी उनके द्वारा दी गई प्रताड़नाएं हैं, जितने भी उनके द्वारा किए गए यहाँ पर हमारे देश के लोगों पर या स्वतंत्रता सेनानियों पर या क्रांतिकारियों पर जो उन्होंने अत्याचार किए हैं, उनका मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या क्या देखा तुमने आखिर ऐसा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जंजीरों का गहना यानी कि आपने देखा होगा कि जब किसी कैदी को रखा जाता था उस टाइम पे, तो एक लोहे की जो गोल रिंग सी होती थी, वो उसके गले में डाली जाती थी, फिर एक रिंग उसके हाथ में डाली जाती थी, एक रिंग इस हाथ में, फिर एक रिंग पैर में, फिर एक इस वाले पैर में, और फिर पूरी तरह से उसे जंजीरों से जकड़ा जाता था ताकि वो दौड़ ना सके, ताकि वो भाग ना सके। ठीक है, जैसे एक रिंग यहाँ पे डाली है, फिर उसको अटैच किया है, उसको यहाँ पर डाला हुआ है, फिर एक को यहाँ पर डाला हुआ है, फिर उनको पैर से जोड़ा हुआ है, यानी कि पूरा जंजीरों से, मोटी मोटी जंजीरों से जो है उनको जकड़ कर रखा जाता था, उनको बांध कर रखा जाता था। तो क्या कहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम ये जो मैंने जंजीरों का गहना पहना हुआ है, गहना क्यों कहा है, क्योंकि अब जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, वो अपना इन्हीं चीजों को अपना गहना समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमने अपने देश के लिए कुछ करना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही बता रही हूँ, उन्होंने इस पूरी कविता में यहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो है चेतना, राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति चेतना का भाव और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का भाव जगाने के लिए उन्होंने इस तरह की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, हथकड़ियां क्यों, जो हाथ में लगती है ना हथकड़ियां, हथकड़ियां क्यों, यह तो है ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियां नहीं है, ब्रिटिश राज में यही गहने पहनाए जाते हैं। यानी कि जो भी अपनी स्वतंत्रता के प्रति आवाज उठाएगा, जो भी उनकी बात का विरोध करेगा, जो भी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करेगा, जो भी क्रांति करेगा, उसको यही गहने पहनाए जाएंगे। ये ब्रिटिश शासन के गहने हैं, ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये ब्रिटिश शासन में पहनाए जाने वाले गहने हैं। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही प्यारी पंक्तियां ये यहाँ पर बताई गई हैं, कितने सुंदर तरीके से। देखिए उनका मर्म, उनका दुख, उनकी जो उन पर जो अत्याचार हुए उनको बताया है। कहते हैं कोल्हू की चरक चूं जीवन की तान, एक तो पेट भर खाना नहीं दिया जाता जीने के लिए, दूसरा इतना दिया जाता है कि मर भी ना सके, तड़पते रहते हैं, ऊपर से पूरे शरीर पर जो है जंजीरें लगी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, और उसके ऊपर फिर कोल्हू चलाया जाता है। आपने देखा होगा ना, मुहावरा पढ़ा है कोल्हू का बैल होना, किस किस ने पढ़ा है मुहावरा कोल्हू का बैल होना, क्या अर्थ होता है इसका, कौन बताएगा मुझे फटाफट। जीआईसी श्रीकोट से माइक लेंगे बच्चा, कोल्हू का बैल होना।
क्या अर्थ होता है इसका? हेलो मैम, कोल्हू एक ऐसी चीज होती है जो बैलों से जिसको बांधा जाता है और वो गोल गोल घूमता है और उससे तेल निकाला जाता है। वेरी गुड। तो कोल्हू का बैल होना मतलब उनसे बहुत ज्यादा मेहनत कराई जाती है उन बैलों से। अब सोचिए, आजकल तो तेल निकालने के लिए या कोई भी काम के लिए मशीनें होती हैं, लेकिन पहले के टाइम पे आटा पीसने के लिए क्या हुआ करती थी? वो चक्की हुआ करती थी, इस तरह की आपने देखी होगी कहीं ना कहीं जरूर। ठीक है ना? इस तरह की आटा चक्की हुआ करती थी, उसमें मुट्ठी मुट्ठी से इस तरह से आटा डालते थे, फिर इस तरह से उसे घुमाते थे। तो कहते हैं ना, जेल में चक्की पीसने जाएगा ये तो वहां पर ये काम करवाया जाता था। जो कैदी होते थे उनसे चक्की पिसवाई जाती थी, उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। तो कोल्हू की चरकचू, अब देखिए शरीर पहले से कमजोर है, पहले से तड़प रहा है, और ऊपर से दिन भर जो है बैलों की जगह पर उनको जोता जाता था, उनको लगाया जाता था, और फिर दिन भर उनसे जो है तेल निकलवाया जाता था। यानी कि कोल्हू का बैल होना यानी कि बहुत ज्यादा मेहनती होना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है? तो बहुत ज्यादा उनसे मेहनत करवाई जाती थी, बहुत काम करवाया जाता था। तो कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, अब उनके जीवन में अगर कोई तान है, अब उनके जीवन में कोई धुन बची है, तो वही धुन जो केवल दिन भर वो सुनते हैं कोल्हू के आगे जब वो घूमते रहते हैं, चरक चूं चरक चूं चरक चूं। क्योंकि जब वो घूमता है तो कुछ आवाज उसमें से आती है, और यही चरक चूं उनके जीवन की एक तान मात्र रह गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। गिट्टी क्या होता है? गिट्टी आपने देखा होगा ना कि जब मकान बनाते हैं तो उस टाइम पे अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती है। कुछ बजरी होती है, कुछ सीमेंट होता है, कुछ रोड़े होते हैं। रोड़े बड़े इतने इतने साइज के पत्थर होते हैं, और ये पत्थर प्रॉपर इतने नहीं होते, इन्हें तोड़कर इतना बनाया जाता है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पर भी, गांव में नदी के किनारे कुछ लोग जो है पत्थर तोड़ रहे होते हैं इस तरह से, वही वो रोड़े इकट्ठे करते हैं, वो रोड़े। तो क्या कहते हैं, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब वो गिट्टी ऐसे पकड़कर ठक 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 दिन भर उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, दिन भर उनसे इस तरह के काम करवाए जाते थे। तो क्या कह रहे हैं कि गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जो एक धुन थी, उंगलियों ने, जो उंगलियां जो गान लिखती थी वो क्या लिखते थे? दिन भर पत्थर तोड़ने का काम उनसे कराया जाता था। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जो कोल्हू होता है ना, कोल्हू, उसमें क्या किया जाता है? बैलों को जब रखा जाता है तो बैलों के कंधे पर जुआ रखा जाता है। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब हल चलाया जाता है, किस किसने देखा है हल चलाते हुए? हल चला, आजकल तो पहाड़ों पर भी ट्रैक्टर चलता है, पहाड़ों पर भी बहुत अच्छे से मशीनों से खेत को जोता जाता है। लेकिन जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, वहां पे अभी भी बैलों से खेत की जुताई की जाती है। तो आप सबने देखा है कि किस तरह से दो जोड़ी बैल होते हैं, कि एक जोड़ा जो होता है बैल का, फिर उनके ऊपर जुआ रखा जाता है। यानी कि इस तरह की एक लकड़ी होती है जो फंसाया जाता है, जिससे ताकि वो इधर के इधर ना भाग सके। आपने देखा होगा ना, फिर वो बिल्कुल प्रॉपर चलते हैं इस तरह से। पीछे से जो हल चला रहा होता है वो डंडे से उन्हें मारता है, और ऐसे ऐसे चलता रहता है उनके पीछे से, और उनको इस तरह से उनकी गर्दन पे रखा जाता है, दोनों बैलों की गर्दन पे। उसको कहते हैं जुआ। ठीक है? तो वो ऐसे फंसाया जाता है और उससे वो हल चलाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने कहा, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और यहाँ पे पेट पे बांधा जाता है। दो लोग जो होते हैं, जो उस कोल्हू को चला रहे होते हैं, उनके पेट पर जुआ बांधा जाता है। इस तरह से दोनों को जो है रस्सी से पेट पर कसकर बांध दिया जाता है, और उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसको घुमाते हैं। आप सोचिए, पूरे दिन उनसे वो काम करवाया जाता है। लेकिन वो क्या कहते हैं? हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और हम इस पर भी थकते नहीं है, हारते नहीं है, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की आजादी, जो हमारे लिए सबसे मेन है। यानी कि इसमें फिर हमारे प्राण चले जाएं, हमें मृत्यु दंड मिले, कुछ भी हो,
लेकिन हमारे देश का जो मान है, सम्मान है, वो नहीं घटना चाहिए। तो हम ब्रिटिश की जो अकड़ है, ब्रिटिशर्स की अकड़ जो है, उसको वो कहते हैं मैं कम करता रहता हूं। मैं किसी भी चीज के लिए पीछे हम नहीं हटते हैं, हम अंग्रेजों का सामना करते हैं। वो किसी भी प्रकार की सजा दे, हम उसका डटकर मुकाबला करते हैं। कहते हैं दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कितनी सुंदर पंक्तियां देखिए कि दिन में किसी को ये आंसू ना दिख जाए, क्योंकि हम तो उनके सामने हिम्मत, कर लो तुम्हें जो करना है, हम मरने के लिए खड़े हैं, मारो हमें, लेकिन हम अपने देश को आजाद करा के छोड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम कितने भी अत्याचार कर लो हम पर, तुम कुछ भी कर लो हमारे साथ, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये अकड़ रहती है दिन भर हमारे अंदर अंग्रेजों के सामने। हम उनकी अकड़ को बड़ा नहीं होने देते, उनकी अकड़ को कम करते हैं अपनी इस अकड़ को दिखाकर। तो दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि दिन में कहीं हमारे आंसू न निकल जाए, दिन में कहीं तेरी आवाज, तेरी इस करुणा भरी आवाज, तेरी इस वेदना भरी आवाज को सुनकर कहीं हमारे आंसू न निकल जाए, कहीं हम रोने ना लगे। ये सोचकर तुम रात में गजब ढा रही हो आली, कि ये सोचकर तुम रात में इस तरह का गान कर रही हो, रात में इस तरह का गीत गा रही हो। तो देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी हमारी ये कविता है, और लगभग हमारी आधी कविता यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अभी आगे की जो कविता है उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, देखिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कवि को जेल में कैदियों की तरह बंद करे। तो बाकी का जो शेष भाग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले सेशन में। और मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। हो सके तो घर पर जाकर इसका भावार्थ लिखने का प्रयास करें। बाकी आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही सप्रसंग व्याख्या करेंगे, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।